करता हूँ यूट्यूब चैनल टॉप नॉच ऑनलाइन पे। प्रीवियसली हम ओबीजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेटिव क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे थे, उसी का आज मैं पार्ट 6 लेकर आया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी नर्सिंग प्रोफेशनल्स को इसका फ़ायदा मिल सके। आपका रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, ऐसे ही आप हमारी वीडियोस को शेयर करते रहें ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छा मटेरियल लेके आए, स्टडी मटेरियल में और इम्प्रूवमेंट करें। हमने जो क्वेश्चन ऐड किए हैं आज वो एम्स, आरआरबी, एनएचएम, सीएचओ जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। ओके, तो ये शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 126 से। 126 मिनी लैब इज ए प्रोसीजर रिलेटेड टू। मिनी लैब किससे रिलेटेड प्रोसीजर है? फैमिली प्लानिंग, सिजेरियन सेक्शन, सर्वाइकल कैंसर या नॉर्मल लेबर से। तो अपना राइट आंसर क्या है? फैमिली प्लानिंग से। तो इसमें क्या किया जाता है आइए देखते हैं। मिनी लैब प्रोसीजर में क्या किया जाता है? ओपीडी बेसिस पर बैंडेजिंग, कॉटराइजेशन या फिर लाइगेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, जिससे कि ओवरी से ओवा रिलीज ना हो सके, ओवरी से ओवा रिलीज होके वो फैलोपियन ट्यूब में ना आ सके। ओके, जिससे कि ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है? बैंडेजिंग, कॉटराइजेशन, इट मींस इसके बीच में से कट लगाकर दोनों एंड्स को सील कर दिया जाता है या लाइगेट कर दिया जाता है। इसमें बीच में कट लगाकर दोनों एंड्स को लाइगेट कर दिया जाता है, मींस टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? मिनी लैब प्रोसीजर। ओके, इसमें एक छोटा सा स्मॉल इंसिजन लगाकर ये प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया जाता है। ये आफ्टर सिजेरियन सेक्शन भी हो सकता है और आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी भी के बाद भी ये प्रोसीजर करवाया जा सकता है, जबकि वुमन डिसाइड कर ले कि मुझे अब नीड नहीं है और अनदर प्रेगनेंसी के लिए नीड नहीं है, तो इस टाइप से बैंडेजिंग या लाइगेशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, इस टाइप से ये सिजेरियन सेक्शन है, इस टाइप से बेबी को निकाला जाता है। ये रिट्रैक्टर यूज करके ब्लेडर को सेपरेट करके और ये बेबी को एक्सपेल आउट किया जाता है। इधर से फंडल को पुश किया जाता है, फंडस को, सिजेरियन सेक्शन प्रोसीजर में। ये एक रियल इमेज है जिसमें बेबी की डिलीवरी हो रही है सिजेरियन सेक्शन के थ्रू। ओके, इस टाइप से मार्क रहता है आफ्टर द सिजेरियन सेक्शन। ये देखिए, सी सेक्शन वर्सेस नेचुरल डिलीवरी, इसमें इस टाइप से डिलीवरी होती है और इसमें वजाइनली डिलीवरी होती है। ओके, और अपना एक और ऑप्शन था सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स पार्ट कहाँ होता है? वजाइनल ओरिफिस, और यूट्रस के जो बीच का नैरोइंग पार्ट होता है उसे सर्विक्स कहते हैं। तो ये सर्विक्स की कंडीशन इस टाइप की हो जाती है, यहाँ एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। व्हाट डज ए नर्स एक्सपेक्ट to be the priority concern of a 28-year-old woman who is to undergo a laparoscopic bilateral salpingo-oophorectomy? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक 28-year-old वुमन है, उसको सर्जरी होने वाली है बायलेटरल सल्पिंगो-ऑपहोरेक्टोमी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज को रिमूव कर देते हैं, दोनों तरफ की फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज को रिमूव कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में नर्स को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो वुमन है उसका फीलिंग कंसर्न क्या है, उसका जो प्रायोरिटी कंसर्न है वो क्या है। ओके, तो आइए देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। एक्यूट पेन, रिस्क ऑफ हेमरेज, फियर ऑफ क्रॉनिक इलनेस और लास्ट ऑप्शन है लॉस ऑफ चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल। ओके, तो इसका प्रायोरिटी कंसर्न इसमें क्या होगा? इसमें प्रायोरिटी कंसर्न क्या होगा? लॉस ऑफ चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल। अब ये क्यों होगा, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि वुमन की एज है 28 ईयर ओल्ड, तो नर्स को ये माइंड में रखना चाहिए कि इस एज में उसकी फैमिली कंप्लीट है या नहीं है, इट मींस उसके चिल्ड्रंस हैं या नहीं है। ओके, तो इस बात को माइंड में रख के उसको कंसर्न, उसका प्रायोरिटी कंसर्न क्या हो जाता है? चाइल्ड बियरिंग कंसर्न। ओके, तो ऐसी कंडीशन में अगर उसके बेबीज नहीं है, उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में नर्स को क्या सजेस्ट करना चाहिए कि सर्जरी से पहले आप ओवा को उसको फ्रोजन रख सकते हैं, मींस उसको पहले से रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है,
उसको रिजर्व कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप इसको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के थ्रू आप अपना बेबी गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर ओवम किसी और का लिया जाएगा, ओवा किसी और का लिया जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए, ओके, तो क्या होगा, इस लेडी के, इस वुमन के जो जीन्स है वो इसकी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे। तो ऐसी चीजों को पहले से प्रिवेंट करने के लिए ओवा को पहले ही रिजर्व कर लिया जाता है, क्योंकि इसके बाद तो वो इनफर्टाइल हो जाएगी, मींस उसमें इनफर्टिलिटी हो जाएगी, वो ओवा रिलीज नहीं कर पाएगी, क्योंकि ओवरी और फैलोपियन ट्यूब को ही रिमूव कर दिया गया है। इसलिए पहले से ओवा को रिजर्व कर लिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर उसका आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवा सके, और जिससे क्या होगा, उसके जो जीन्स है वो उसकी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, सेल्फिंगो ऑर्फोरेक्टोमी, इसमें ये फैलोपियन ट्यूब और ये ओवरी है, इसको ये लेप्रोस्कोपिकली इसको रिमूव किया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। Which among the following condition is seen often the patient with gonorrhea? गोनोरिया के पेशेंट में इनमें से कौन सी सिचुएशन इसके एसोसिएट होती है, मींस कौन सी सिचुएशन इसके साथ देखने को मिलती है? तो ऑप्शंस हैं ट्रैकोमा, हर्पिस, क्लेमाइडिया या सिफिलिस। तो कौन सी कंडीशन है, इसका आंसर देख लेते हैं, क्लेमाइडिया। ओके, अब अपन एक एक को समझेंगे कि गोनोरिया के बारे में जानते हैं। ये नाइजीरिया गोनोरियाई के नाम से बैक्टीरिया होता है, उससे होता है। ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, नाइजीरिया गोनोरियाई। ओके, ये मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। ओके, और अगर इन्फेक्टेड मदर है तो उसके चाइल्ड में ये इन्फेक्शन हो जाता है। और कहाँ इफेक्ट करता है, वो करता है आइस के अंदर। कहाँ करता है, आइस के अंदर। ओके, तो यहाँ एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक तो गोनोरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है मेल फीमेल में होता है, जेनाइटल ऑर्गन्स में होता है, ये एक एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। और हाँ, ये कैसे फैलता है, ओरल एनल सेक्स से और वजाइनल सेक्स से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्लेमाइडिया की। क्लेमाइडिया क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमोनाइटिस। ओके, इसका पॉजिटिव एजेंट क्लेमाइडिया ट्रैकोमोनाइटिस। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, वजाइनल डिस्चार्ज, बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेन ड्यूरिंग सेक्स और ब्लीडिंग आफ्टर द सेक्स। ड्यूरिंग सेक्स पेन होता है और सेक्स के बाद ब्लीडिंग देखने को मिलती है। पेन इन लोअर स्टमक में पेन होता है, और स्पेशली कब होता है, आफ्टर द सेक्स। ओके, ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स, जो फर्स्ट पीरियड से दूसरे पीरियड मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच का जो टाइम होता है उसमें ही ब्लीडिंग होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सिफिलिस। इसका पॉजिटिव एजेंट है ट्रेपेनोमा पैलेडियम। ओके, और ये देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे हेयर लॉस होना, स्वलन लिम्फ नोड, सोर थ्रोट, ईचिंग ऑन द पेनिस और यूरेथ्रा, पेन और बर्निंग यूरिनेशन, मतलब टॉयलेट करते टाइम उसके यूरेथ्रा में बर्निंग होगी। स्वलन लिम्फ नोड इन द ग्रोइंग एरिया, ये जो ग्रोइंग एरिया होता है यहाँ आपके जो लिम्फ नोड है वो एनलार्ज हो जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं। ओके, ये सिफिलिस के सिम्टम है। इसका पॉजिटिव एजेंट बता ही दिया। ये पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए नंबर पर मैसेज करने पर इसकी सारी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। बात करते हैं हर्पिस की। ठीक है, बात करते हैं हर्पिस की। हर्पिस किस टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, हर्पिस जोस्टर और हर्पिस सिंप्लेक्स, ये दो टाइप के इन्फेक्शन है। और इस टाइप के देखो साइन देखने को मिलते हैं इस हर्पिस में, इस टाइप के स्किन लीजन्स हो जाते हैं। ये देखिए HSV1 हर्पिस सिंप्लेक्स 1 जो होता है यूजुअली कोल्ड सोर, एंड HSV2 यूजुअली कॉज जेनाइटल हर्पिस। ओके, तो इनके बारे में हम सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ेंगे अभी। इन पर जब और क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा तब आपको और डिटेल से समझाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैकोमोनास की। जो अपने में जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। ट्रैकोमोनास है, ये प्रोटोजोवन पैरासाइट से होता है। किससे होता है, प्रोटोजोवन पैरासाइट्स। ये देखिए, ये वजाइना है जो कि
ट्रैकोमोनियासिस, वजाइनाइटिस में ऐसी वजाइना हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 129, एट 6 वीक ऑफ गेस्टेशन ए क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विथ गोनोरिया। एक 6 वीक प्रेग्नेंट लेडी है, वो किससे सफर कर रही है? गोनोरिया से। व्हाट मेडिकेशन डज ए नर्स एक्सपेक्ट टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू प्रिस्क्राइब। तो ऐसे केस में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो उसको कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है, कौन सा टाइप का एंटीबायोटिक उसको प्रिस्क्राइब करेगा। ओके, तो फर्स्ट है सिफ्रेक्सोन, सेकंड है लीवोफ्लॉक्सासिन, थर्ड है सल्फासेलेजाइन और फोर्थ है ट्राइमेथोप्रिन। ओके, ये चारों एंटीबायोटिक्स हैं, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक उस लेडी को दिया जाएगा। ओके, कंडीशन आपने समझ ही ली कि वो 6 वीक प्रेग्नेंट है और उसको गोनोरिया है, तो ऐसी कंडीशन में उसको कौन सा दिया जाएगा? सिफ्रेक्सोन। अब वो सिफ्रेक्सोन क्यों दिया जाएगा? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं, ठीक है। तो सिफ्रेक्सोन जो है वो प्रेगनेंसी टाइम में सेफ ड्रग है, सेफ एंटीबायोटिक है, इसलिए सिफ्रेक्सोन देंगे। और ये गोनोरिया में काम भी आता है क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। लीवोफ्लॉक्सासिन क्यों नहीं देंगे? क्योंकि लीवोफ्लॉक्सासिन गोनोरिया में कोई यूज नहीं है इसका, ठीक है, ये गोनोरिया बैक्टीरिया में काम नहीं करता। थर्ड बात करते हैं सल्फासेलेजाइन की। सल्फासेलेजाइन क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? हीमोलाइसिस। क्या करता है? हीमोलाइसिस इन फीटस। फीटस में ये हीमोलाइसिस करता है, मींस उसकी जो ब्लड सेल्स हैं उनको ब्रेक करता है, उनका लाइसिस करता है। ओके, इसलिए ये नहीं दिया जाता। और जो ऑप्शन डी है वो प्रेगनेंसी टाइम में ये वाला एंटीबायोटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ओके, तो कौन सा होगा अपना राइट आंसर? सिफ्रेक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ बार बार पूछा गया है। स्नोस्टॉर्म पैटर्न ऑन अल्ट्रासाउंड विथ नो फीटस और गेस्टेशनल सैक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। इसमें पूछा गया है कि अल्ट्रासाउंड में स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस दिख रहा है, ठीक है। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस कैसे दिखता है? जैसे कि ये यूट्रस है, यहाँ पर सोनोग्राफी के लिए ट्रांसड्यूसर लगा रखा है, यूएसजी मशीन का ट्रांसड्यूसर लगा रखा है, और मॉनिटर के ऊपर स्नोस्टॉर्म कैसा होता है, मींस बर्फीला तूफान कैसा होता है, जैसे फोगी अपीयरेंस होता है। फोगी अपीयरेंस मींस एक व्हाइटिश जैसे धुंध होती है ना, उस टाइप का अपीयरेंस उसको मॉनिटर पे शो होता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। ओके, और एक और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि विथ नो फीटस। फीटस वहां नहीं विजुअलाइज हो रहा है, वहां फीटस का कोई साइन नहीं है, और ना कोई गेस्टेशनल सैक है। ओके, तो ऐसे में उसको कौन सा प्रॉब्लम होगा? आइए देखते हैं। एक्लेम्शिया, एब्रेप्सो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया या हाइड्रेटिफॉर्म मॉल। तो स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस आप बिल्कुल याद कर लीजिए, टिप ऑफ टंग होना चाहिए आपको। हाइड्रेटिफॉर्म मॉल, इट मींस मोलार प्रेगनेंसी। क्या होता है? मोलार प्रेगनेंसी। मोलार प्रेगनेंसी के बारे में मैंने पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी बताया है, ठीक है। ये कौन सी डिजीज होती है? ये होती है गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। कौन सी होती है? गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का एक टाइप है। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें इस टाइप की मास डेवलप हो जाते हैं, इस टाइप के मोल्स डेवलप हो जाते हैं, और ये डेवलप होने के बाद क्या होता है? यूट्रस का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, यूट्रस का साइज इंक्रीज हो जाता है। और भी क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं? इसमें भी प्रेगनेंसी की तरह है, HCG का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, और क्या होता है? इसमें यूट्रस एनलार्ज हो जाता है। और क्या होता है? इसमें भी एमेनोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है, एज लाइक प्रेगनेंसी। पर इसमें जो यूट्रस का एनलार्जमेंट होता है वो प्रेगनेंसी के वनस्पत बहुत ज्यादा स्पीड से और ज्यादा होता है। ओके, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। तो कोई पूछे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ये कौन सी डिजीज है, ये गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है। अभी जो रिसेंटली PGI का पेपर हुआ था
उसके अंदर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है आगे। ये देखिए, ये रियल इमेज है मोलार प्रेगनेंसी की। इस टाइप से इतना एनलार्ज हो जाता है यूट्रस। प्लेसेंटा प्रीविया, ये इमेज तो आपको अब तक याद हो जानी चाहिए कि इसके 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप होते हैं? एक तो लो लाइंग प्लेसेंटा, एक मार्जिनल, पार्शियल और कंप्लीट। ये अपने पास जो एग्जांपल है वो है कंप्लीट का। ये अब्रेप्शो प्लेसेंटा, डिटैचमेंट ऑफ प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ पैप स्मीयर इज। पैप स्मीयर टेस्ट लेने के लिए, मींस पैप स्मीयर में सैंपल लेने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? आइए, फर्स्ट है एरिस स्पेचुला, पाइपर फोर्सेप, नेविल बार्नेस फोर्सेप और सिम्पसन फोर्सेप। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? एरिस स्पेचुला। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया है प्रीवियस क्लास में भी। ये देखिए, इस टाइप का वुडन इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें उसको कैसे सैंपल लेते हैं? ये इस टाइप से कॉस्को स्पेक्यूला जो होता है उसको वजाना में इंसर्ट करके सर्विक्स तक इस वुडन इंस्ट्रूमेंट को पहुंचाया जाता है और वहां पे इस टाइप से राउंड मोशन में कुछ टिश्यूज के कुछ पार्ट लिए जाते हैं। ओके, और ये पैप स्मीयर टेस्ट किस लिए किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, विच ड्रग इज चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मेनोरेजिया। ओके, कि मेनोरेजिया में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है ये बताना है। तो अपने ऑप्शंस कौन कौन से हैं? अपने ऑप्शंस है ट्रेनेक्सामिक एसिड, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, प्रोस्टाग्लैंडिन या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो इसका राइट आंसर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। किसका डीओसी है ये? मेनोरेजिया का। ओके, तो मेनोरेजिया क्या होता है? आइए समझते हैं मेनोरेजिया क्या होता है। इसमें क्या होता है कि हैवी ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? हैवी ब्लीडिंग। एक पीरियड से दूसरे पीरियड में टाइमिंग तो प्रॉपर होता है, मींस 28 डेज पे रिपीट हो रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो ब्लीडिंग पीरियड है वो बढ़ जाता है। जैसे कि 4 to 5 डेज ब्लीडिंग नॉर्मल मानी जाती है, बट इसमें हैवी ब्लीडिंग होता है 5 डेज से ज्यादा, मींस 7 डेज भी हो सकता है, 10 डेज तक भी चल सकता है। उसका जो ब्लीडिंग फेज है वो एटलीस्ट 7 डेज, 8 डेज, 10 डेज और हैवी ब्लीडिंग होती है। तो इस टाइप के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की एबनॉर्मलिटी है उसे कहते हैं मेनोरेजिया। एक टर्म और है जो मैं यहाँ क्लियर करवा देता हूँ आपको, जो बार बार पूछे जाते हैं, ये शायद पीजीआई में भी अभी पूछा गया था। एक है मेट्रोरेजिया, नाम में कंफ्यूज नहीं होना। ये था मेनोरेजिया, ये है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया में क्या होता है कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में ही ब्लीडिंग होती है। ओके, और वो ब्लीडिंग हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। मींस ब्लीडिंग फेज के अलावा भी एक पीरियड से दूसरे पीरियड के जो टाइम इंटरवल है उसके बीच में ब्लीडिंग होना, उसे क्या कहते हैं? मेट्रोरेजिया। क्या कहते हैं? मेट्रोरेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे रिलेटेड और भी टर्म्स आपको मैं क्लियर करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज शॉर्टर देन 21 डेज। ओके, दैट इज मतलब एक मेंस्ट्रुअल पीरियड 21 डे पे ही फिर से रिपीट हो जाता है। ओके, उसका जो टाइम पीरियड है एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच का इंटरवल कितना होना चाहिए? 28। पर यहाँ क्या हो रहा है, एक नॉर्मलिटी है कि 21 डे पे ही वापस रिपीट हो जाता है। तो इसको टर्म किस टर्म में बोलते हैं? ओके, फर्स्ट है ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, मेट्रोरेजिया या एमेनोरिया। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया क्यों? क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो निश्चित टाइम से पहले आ रहा है, 28 डेज से पहले हो रहा है, मीन्स 21 डे पे ही रिपीट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो एक जो मेंस्ट्रुअल लाइफ होती है उसमें बहुत ज़्यादा बार आएगा। ओके, जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, जो एक वुमन की रिप्रोडक्टिव एज होती है उसमें उस मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, मीन्स ज़्यादा बार मेंस्ट्रुअल साइकिल का रिपीटेशन होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं?
पॉलीमिनोरिया। आपको तो ऐसे याद रखना है कि नॉर्मल से अगर नॉर्मल डेज से अगर कम इंटरवल हो तो उसको पॉलीमिनोरिया कॉज होता है। अब बात करते हैं ओलिगोमिनोरिया। ये जस्ट इसका ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल से दूसरे मेंस्ट्रुअल्स का जो रिपीटेशन है वो 28 डेज पर ना होके 35 डेज से भी ज्यादा डेज लग जाते हैं। मींस एक मेंस्ट्रुअल से दूसरे मेंस्ट्रुअल तक में 35 या उससे भी ज्यादा दिनों का इंटरवल होता है, उससे भी ज्यादा दिनों का अंतर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ओलिगोमिनोरिया। ये सारी बातें पीडीएफ में मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। आप उसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करें। ओके, पीडीएफ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। ओके, तो ओलिगोमिनोरिया समझ आ गया, पॉलीमिनोरिया समझ आ गया, मेट्रोरेजिया मैंने ऊपर समझा दिया है, और ऑप्शन डी है एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या है? द एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, ये किस कंडीशन में देखने को मिलती है? नॉर्मली में ये होती है प्रेगनेंसी की कंडीशन में। ठीक है, क्या होती है? प्रेगनेंसी की कंडीशन में। तो स्टूडेंट्स, आपका रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। लास्ट वीडियो के बाद हमें बहुत सारे मैसेज मिले कि सर वीडियो तो हमने भी शेयर किया, हमारा नाम क्यों अनाउंस नहीं किया गया। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जिनका नाम मैंने लिया है उन स्टूडेंट्स ने हमें स्क्रीनशॉट भेजे हैं। जहाँ जहाँ भी उन्होंने हमारा वीडियो शेयर किए वहाँ वहाँ के उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे हैं। तो आप सभी को बता दूं कि आप भी वीडियोस को जहाँ जहाँ शेयर करते हैं वहाँ का स्क्रीनशॉट लें और हमें सेंड करें। और जैसे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं तो एटलीस्ट 10% ने उनको व्यू किया हो, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं उस पर सेंड करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स का नाम शूट आउट करूँगा, उन स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस करूँगा। ओके, और जो ये स्टूडेंट्स होंगे उनका हम अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे और इन फ्यूचर इन्हें सरप्राइजिंग रिवॉर्ड्स भी दे सकते हैं, लाइक स्टडी मटेरियल, स्पेशल नोट्स, स्पेशल पैकेजेस और भी बहुत कुछ। तो ऐसे ही वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट असेसमेंट फाइंडिंग ऑफ ए प्रेग्नेंट क्लाइंट शुड अलर्ट द नर्स टू नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कि इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग है जिसको अपने को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिस करवाना है। ओके, तो ऑप्शंस देखते हैं। डिपेंडेंट एडिमा एट द 38 वीक ऑफ गेस्टेशन, फंडल हाइट एट द अम्बलिकस एट 16 वीक ऑफ गेस्टेशन। 16 वीक पर फंडल हाइट कहाँ पर है? अम्बलिकस पर। ओके, ऑप्शन सी, फीटल हार्ट रेट 150 बीट पर मिनट एट 24 वीक ऑफ गेस्टेशन। 24 वीक पर जो फीटल हार्ट रेट है वो 150 बीट पर मिनट है। और ऑप्शन डी है, मैटरनल हार्ट रेट 92 बीट्स पर मिनट एट 28 वीक ऑफ गेस्टेशन। 28 वीक की प्रेगनेंसी पर जो मदर का पल्स रेट है वो 92 बीट्स पर मिनट है। तो अपना राइट ऑप्शन क्या होगा? इनमें से जो मेडिकल इमरजेंसी कौन सी है या मेडिकल अटेंशन किस पे देना है एक नर्स को, कि उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है कि ये आपको एबनॉर्मल दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फंडल हाइट एट द अम्बलिकस एट 16 वीक ऑफ गेस्टेशन। मैंने जहाँ ऊपर बात की थी कि ये पीजीआई का क्वेश्चन है, इसमें मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बार बार समझाता रहता हूँ, इस इमेज को मैंने बहुत बार आपको शो कर दिया। ये देखिए, 14 to 16 वीक पर जो प्रेगनेंसी में यूट्रस होता है वो कहाँ होता है? वो होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस सिम्फाइसिस और अम्बलिकस के बीच में। कहाँ होता है? सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलिकस के बीच में होता है। ठीक है, बट यहाँ ये क्या बात कर रहा है? फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्या बात कर रहा है कि 16 वीक पर फंडल हाइट कहाँ है? अम्बलिकस पर, जबकि एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए? सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलिकस के बीच में। तो ऐसी कंडीशन में ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। और जहाँ अपन ने ऊपर एक चीज़ पढ़ी थी, मोलार प्रेगनेंसी, हाई डेटिफॉर्म मॉल। ओके, मोलार प्रेगनेंसी में क्या होता है? जो यूट्रस की साइज होती है वो बहुत स्पीड में इंक्रीज होती है और बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो ये किसका साइन है? ये है गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का साइन है।
क्या है ये? गेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज का साइन है। ओके, तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? फंडल हाइट एट द अम्बिलिकस एट 16 वीक गेस्टेशन। 16 वीक पर फंडल हाइट का अम्बिलिकस पे होना एक एबनॉर्मल थिंग है। अब बात करते हैं इनकी डिपेंडेंट एडिमा। ये नॉर्मल फाइंडिंग है प्रेगनेंसी टाइम में 38 वीक पर जो ये जो स्वेलिंग्स है वो एक्सट्रीमिटीज़ में रहती है, स्पेशली लेग्स में। ओके, तो ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। फिटल हार्ट रेट 150 बीट पर मिनट 24 वीक पे, ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है। मैटरनल की जो हार्ट रेट है वो 92 बीट पर मिनट नॉर्मल फाइंडिंग है। ओके, ये देखिए ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज में कैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135। मोस्ट वाइडली यूज्ड आयरन प्रिपरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, प्रेगनेंसी के टाइम में इनमें से कौन सा ड्रग मोस्ट पॉपुलर है जिससे कि एलिमेंटल आयरन प्रेग्नेंट वुमन को दिया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या है देखते हैं। फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरस सल्फेट और फेरस सक्सिनेट। ओके, तो अपना राइट आंसर क्या है? फेरस सल्फेट। तो मोस्ट पॉपुलर कौन सा है? फेरस सल्फेट। इसमें क्या होता है, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि एलिमेंटल आयरन, कितना एलिमेंटल आयरन दिया जाता है? 60 mg। ओके, कैसे दिया जाता है? इन्हीं एलिमेंट्स के थ्रू दिया जाता है। इनकी जो प्रिपरेशंस होती है वो सबकी अलग अलग होती है। तो फेरस सल्फेट के बारे में बात करेंगे। 200 mg की एक टेबलेट के अंदर 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है। क्या होता है? 60 mg एलिमेंटल आयरन, 60 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम टेबलेट में 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है। ओके, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? फिर से देख लीजिए, फेरस सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। विच अमोंग द फॉलोइंग इज द पोटेंशियली हार्मफुल साइड इफेक्ट ऑफ द एपिड्यूरल एनेस्थेशिया? एपिड्यूरल एनेस्थेशिया का हार्मफुल साइड इफेक्ट कौन सा है? तो इसका आंसर देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि एपिड्यूरल एनेस्थेशिया के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थेशिया कहाँ दिया जाता है? एपिड्यूरल स्पेस में। एपिड्यूरल स्पेस कहाँ होता है? ड्यूरामेटर और वर्टिब्रल वॉल के बीच में, जहाँ पे CSF भरा रहता है और नर्व्स की एंडिंग्स या नर्व्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओके, ड्यूरामेटर सबको पता है। ड्यूरामेटर क्या होती है? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इट मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन कौन सी होती है जो कवर के रखती है, उसको कहते हैं मेनिंजियस। तो जो मेनिंजियस में 3 लेयर होती है, ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ड्यूरामेटर कौन सी है? मेनिंजियस की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे कहते हैं ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर और वर्टिब्रल वॉल के बीच का जो स्पेस है वहां पे ये दिया जाता है। ये देखिए, ये देखिए। ओके, इसमें देखिए, ये ड्यूरामेटर आ गई, ये वर्टिब्रा, ये सारी वर्टिब्रास है, और ये जो वर्टिब्रल वॉल आ रही है ये एक तरीके से, ये यहाँ वर्टिब्रल वॉल। ये जो बीच का जो स्पेस दिख रहा है वो है एपिड्यूरल स्पेस। ओके, एपिड्यूरल स्पेस। अब ये किस लिए दिया जाता है इसको देखते हैं। एपिड्यूरल स्पेस में एनेस्थीसिया क्यों दिया जाता है? पेन को रिलीव करने के लिए। किस लिए दिया जाता है? पेन को रिलीव करने के लिए। ओके, अब अपना आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? हाइपोटेंशन। तो इसका मोस्ट हार्मफुल साइड इफेक्ट क्या है? हाइपोटेंशन। अब हाइपोटेंशन क्यों हो रहा है ये भी देख लीजिए। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या करता है? एसएनएस पे काम करता है, मींस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होती है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वाजोडाइलेशन देखने को मिलता है। क्या होता है? वाजोडाइलेशन। और वाजोडाइलेशन होते ही क्या होगा? ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या कॉज होगा? हाइपोटेंशन। क्या कॉज होगा? हाइपोटेंशन। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। While measuring fundal height, client complaining of feeling dizzy and lighten-headed, what is the most appropriate nursing action? एक लेडी है, वुमन है, उसकी फंडल हाइट मेजर की जा रही है, तो उस टाइम डिजीनेस और लाइटन हेड फील हो रहा है, मीन्स उसको वीकनेस और डिजीनेस फील हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में नर्स को क्या अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन लेना चाहिए? ओके, तो अपने पास ऑप्शन है। चेक द वाइटल साइंस ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट के वाइटल साइंस लेने चाहिए। चेक दी फीटल हार्ट रेट,
फीटल हार्ट रेट चेक करना चाहिए, टर्न द मदर टू वन साइड, मदर को वन साइड टर्न करवाना चाहिए, मीन्स उसको करवट दिलवानी चाहिए। और ऑप्शन डी, चेक द यूरिन प्रोटीन लेवल, यूरिन प्रोटीन का लेवल चेक करना चाहिए। ओके, तो अपना एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा? सबसे पहले आप सवाल को समझते हुए चलते हैं, इसका आंसर बाद में देखेंगे। तो फंडल हाइट मेजर कर रहा है, फंडल हाइट मेजर करने के लिए क्या करते हैं, उस पेशेंट को क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं। तो वो जो लेडी है सुपाइन पोजीशन में लेटी हुई है, और प्रेगनेंसी के टाइम सुपाइन पोजीशन में एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे क्या कहते हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। क्या कहते हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। जब लेडी, जब जो वुमन होती है वो सुपाइन कंडीशन में होती है, मीन्स सुपाइन पोजीशन में लेटी हुई होती है, उस टाइम क्या होता है, जो ग्रेविड यूट्रस होता है, जो ग्रोइंग यूट्रस होता है, ग्रेविड यूट्रस होता है, वो क्या करता है, इंफीरियर वेना कावा को कंप्रेस करता है। जो यूट्रस, जो एनलार्ज यूट्रस है, उसकी वजह से क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा, जो कि जो लोअर पोर्शन होता है बॉडी का, उससे ब्लड वापस हार्ट में लेके जा रही है, तो ये उसको कंप्रेस करती है, जिससे क्या होगा कि वेनस रिटर्न प्रॉपर्ली नहीं जा पाएगा, वेनस रिटर्न नहीं होगा हार्ट के अंदर, और वो क्या कॉज करता है, हाइपोटेंशन। क्या कॉज करती है, हाइपोटेंशन। ओके, तो इस चीज को क्या कहते हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। ओके, तो ऐसी कंडीशन को रिलीव करने के लिए क्या किया जाता है, उसको वन साइड टर्न किया जाता है। किधर टर्न किया जाता है, वन साइड। और किस तरफ टर्न किया जाता है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि राइट साइड में इंफीरियर वेना कावा होकर जाती है, इसलिए राइट साइड में कंप्रेस होगी। और कौन सी पोजीशन रिकमेंड की जाती है, लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ल्यूकोरिया विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो इसका आंसर देखने से पहले देख लेते हैं ल्यूकोरिया क्या होता है। ल्यूकोरिया क्या होता है, एक वाइटिश और येलोइश वजाइनल डिस्चार्ज, इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोरिया। अब प्रेगनेंसी टाइम में ये किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस से ज्यादा होता है, ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन या प्रोलैक्टिन। तो अपना राइट आंसर कौन सा है, ईस्ट्रोजन। तो आइए देखते हैं ईस्ट्रोजन की वजह से ये कैसे कॉज होता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, बोलिए, ईस्ट्रोजन क्या करता है, इंक्रीज हाइपरप्लेशिया। ओके, हाइपरप्लेशिया को कॉज करता है। इट मीन्स हाइपरप्लेशिया मीन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। कहां पर, वजाइनल म्यूकोसा में। ओके, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन वजाइना। इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज सिक्रीशंस ऑफ द एंडोसर्वाइकल ग्लैंड। जो एंडोसर्वाइकल ग्लैंड होती है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, और उसका जो सिक्रीशंस होता है वो ही वजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू निकलता है। ओके, वजाइनल डिस्चार्ज उसी का सिक्रीशन है, किसका, एंडोसर्वाइकल ग्लैंड का। ओके, एंडोसर्वाइकल ग्लैंड का सिक्रीशंस बढ़ने की वजह से वजाइनल डिस्चार्ज होता है। और ये जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है, व्हाइटिश, येलो एंड फॉल स्मेलिंग। कैसा होता है, व्हाइटिश, येलो एंड फॉल स्मेलिंग होता है, जिसे क्या कहते हैं, ल्यूकोरिया। और वो किसकी वजह से होता है, ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ये निकलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग एक्लेम्पशिया सीजर एट प्रेजेंट, विच अमोंग द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। एक पेशेंट है, उसको क्या हो रहा है, एक्लेम्प्टिक सीजर आ रहे हैं। ओके, एक्लेम्प्टिक सीजर उसको प्रेजेंट है, तो ऐसे में एक नर्स का प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। आइए देखते हैं, ये एम्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 2016 में भी आया है। तो ऑप्शन है मेंटेन पेटेंट एयरवे, एडमिनिस्टर MGSO और स्टार्ट IV फ्लूइड और होल्ड द पेशेंट टाइटली। ओके, तो अपना राइट आंसर क्या है, मेंटेन पेटेंट एयरवे। अपने को उसको एयरवे सिक्योर करना है सबसे पहले। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MGSO और स्टार्ट IV फ्लूइड, जब एक्लेम्प्टिक अटैक स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये दोनों
इंटरवेंशंस अप्लाई करने हैं और होल्ड द टाइटली पेशेंट को टाइटली होल्ड नहीं करना है, बट हाँ उसको जो एक्सेसिव इंजरी है, जो एडिशनल इंजरी है उससे बचाना है, जैसे कि बेड से ना गिर जाए उसके लिए पहले से उसको साइड रेस्ट लगा के रखनी है ताकि वो इस टाइप से प्रिवेंट रहे, जो एडिशनल इंजरी है उससे प्रिवेंट रहे। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। दिस सजाइटल सूचर लाइज बिटवीन, सजाइटल सूचर किन बोन्स के बीच में होते हैं? फर्स्ट है ऑक्सीपिटल बोन एंड टू पैराइटल बोन्स के बीच में, पैराइटल एंड फ्रंटल बोन के बीच में, टू फ्रंटल बोन्स के बीच में या टू पैराइटल बोन के बीच में। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया? टू पैराइटल बोन के बीच में होते हैं। ठीक है, और भी सूचर्स देख लेते हैं। पहले बोन्स देख लेते हैं, बोन कौन कौन सी है। ये दोनों फ्रंटल बोन, दोनों पैराइटल बोन, और ये जो पीछे है वो है ऑक्सीपिटल बोन। ओके, अब देखते हैं सूचर्स। दोनों फ्रंटल बोन के बीच में ये सूचर होता है फ्रंटल सूचर। दोनों फ्रंटल और दोनों पैराइटल बोन के बीच में ये सूचर होता है, ये कौन सा होता है? कोरोनल। दोनों पैराइटल बोन के बीच में कौन सा होता है? सजाइटल। और दोनों पैराइटल और एक ऑक्सीपिटल बोन के बीच में कौन सा सूचर होता है? लंबॉइडल सूचर। कौन सा होता है? लंबॉइड सूचर। ओके, अब बात करते हैं फोंटेनल की। ये एंटीरियर फोंटेनल, इसको और क्या कहते हैं? प्रेगमा। और ये पोस्टीरियर फोंटेनल, इसको क्या कहते हैं? लैम्बडा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया कि एक क्लाइंट है जिसकी LMP है 10 जून, मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कौन सा है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 10 जून को है। तो अपने को इसकी EDD बतानी है, मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी काउंट करनी है। तो इसको काउंट करने का बहुत ही ईजी वे है कि जो भी डेट दी है उसमें आप 7 डे ऐड कर दें, और जो भी मंथ दिया है उसमें आप 9 मंथ ऐड कर दें। ओके, डेट में तो 7 ऐड करें और मंथ में क्या ऐड करें? 9 मंथ ऐड कर दें। ओके, जिससे आपकी EDD आ जाएगी। ओके, तो अपना इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर है मार्च 17। मीन्स अपन ने क्या किया? 10 में 7 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 17, और जून में 9 मंथ ऐड कर दिए तो कितना, कौन सा मंथ आ गया? मार्च। ओके, तो मार्च 17 इसका आंसर हो गया। ये देखिए, आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट डे ऑफ LMP प्लस 7 डे प्लस 9 मंथ। ओके, अपना EDD आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। ए क्लाइंट इज ऑन मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी। एक क्लाइंट जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट की थेरेपी पर, उसको मैग्नीशियम सल्फेट एडमिनिस्टर किया जा रहा है। रिपीट डोज एडमिनिस्ट्रेशन द नर्स नीड टू चेक, और उसको बोला गया है कि उसको फिर से रिपीट करना है डोज को, मैग्नीशियम सल्फेट के डोज को। तो कौन सी कंडीशन में नर्स को क्या नीड करनी चाहिए? इस कंडीशन में नर्स की क्या नीड है कि उसको क्या क्या चेक करना चाहिए? तो आपने ऑप्शंस है, यूरिन आउटपुट 30 ml से 30 ml पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए, नी जक रिफ्लेक्स आर प्रेजेंट, और रेस्पिरेशन इज मोर देन 12 ब्रीथ पर मिनट। अगर ये, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया? ये तीनों ही चेक करने चाहिए। तो यूरिन आउटपुट 30 ml से नीचे हो तो एडमिनिस्टर नहीं करना है। नी जक रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं हो, प्रेजेंट है तब तो ठीक है, नहीं हो तो क्या करना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। ए क्लाइंट इज ऑन मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी। एक क्लाइंट को मैग्नीशियम सल्फेट की थेरेपी चल रही है। ओके, तो उसको मैग्नीशियम सल्फेट का रिपीट डोज देना है। ओके, रिपीट एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो नर्स को ये देने से पहले क्या चेक करना चाहिए? ओके, तो यूरिन आउटपुट 30 ml से ज़्यादा हो, यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से ज़्यादा हो, नीजक जो मूवमेंट है, रिफ्लेक्स है, वो प्रेजेंट हो, रेस्पिरेटरी 12 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा हो, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबव। इसको क्वेश्चन की तरह मत लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है कि आपको मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में बता सकूं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि उसके नी जक मूवमेंट जो है वो रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो एडमिनिस्टर नहीं किया जाता। 30 ml से ज़्यादा यूरिन आउटपुट अगर है तो ही उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, वरना नहीं किया जाता। 30 ml पर आवर से कम है तो नहीं किया जाता। रेस्पिरेशन इज मोर देन 12 ब्रीथ पर मिनट। अगर 12 से कम है, 12 से ब्रीथ पर मिनट कम है
तो नहीं दिया जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या गया? ऑल ऑफ दी अबाउ। अब बात करते हैं नी जग रिफ्लेक्स की। ये देखिए, ये परकशन हैमर से जो पटेलार एरिया होता है, पटेला का एरिया होता है, पटेला रिफ्लेक्स चेक किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से चेक किया जाता है, जिससे क्या आप जब भी यहाँ मारोगे, जब भी यहाँ चोट करोगे, तो ये जो लेग है वो इस तरीके से यहाँ से नी से एक्सटेंड होगा। ओके, ऊपर की आगे की तरफ जाएगा। तो अगर ये चीज़ तभी होगी जब ये नी रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा। ओके, क्योंकि यहाँ नर्व्स पे आप नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं ना, उस टाइम ये पैर का मूवमेंट होता है। ओके, ये होता है पटेलार रिफ्लेक्स, ये नी जग रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं MGSO फॉर टॉक्सिसिटी की। इसमें क्या होता है कि साइन एंड सिम्टम्स कैसे आते हैं इसमें? नोजिया, फेलिंग ऑफ वार्मथ, फ्लशिंग, डबल विजन, स्लर्ड स्पीच, वीकनेस और मस्कुलर पैरालिसिस देखने को मिलता है। और मेन होता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट। क्या देखने को मिलता है? रेस्पिरेटरी अरेस्ट। इसलिए अपन ब्रीथिंग चेक करते हैं। मस्कुलर पैरालिसिस के लिए हम नी जग रिफ्लेक्स चेक करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट साइन आता है वो नी जग रिफ्लेक्स पे ही आता है। इसलिए सबसे फर्स्ट में क्या चेक करने चाहिए? नी जग रिफ्लेक्स, MGSO फॉर टॉक्सिसिटी को पता करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143, नॉर्मल वजाइनल pH ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग पीरियड। तो नॉर्मल वजाइनल pH क्या होता है? A 4.5, B 5.7, C 6.8 या D 7। तो वजाइना का जो एनवायरनमेंट होता है वो ऑलरेडी एसिडिक होता है। ओके, नॉर्मली में कितना होता है? 3.8 टू 4.5, और प्रेगनेंसी टाइम में कितना होता है? 4.5। नॉर्मल में क्या होता है? 3.8 टू 4.5 तक pH होता है। ओके, बट स्लाइटली उसका जो pH होता है वो इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी टाइम में, स्लाइटली, तभी तो 4.5 हो गया। ओके, रहेगा एसिडिक इन्वायरमेंट ही चाइल्ड बियरिंग टाइम में भी। कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज रिकमेंडेड। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब रिकमेंड किया जाता है? एट एनी टाइम ड्यूरिंग दिस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड में कभी भी ये चेक कर सकते हैं। फर्स्ट डे ऑफ पीरियड, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड का फर्स्ट डे होता है उस दिन, 3 to 5 days आफ्टर पीरियड स्टार्ट्स, पीरियड से स्टार्ट होने के 3 to 5 days के बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना होता है, रिकमेंड होता है, या 14 days आफ्टर द पीरियड स्टार्ट, पीरियड स्टार्ट होने के 14 days बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? राइट आंसर होगा 3 to 5 days आफ्टर पीरियड स्टार्ट। मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होने के 3 to 5 days के अंदर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, जिसका कि अभी तक मीनोपॉज नहीं हुआ है। ठीक है, जिसको मीनोपॉज नहीं हुआ है उस लेडी को क्या करना चाहिए, उस गर्ल को क्या करना चाहिए? 3 to 5 days आफ्टर द पीरियड उसको एवरी मंथ उसको 3 to 5 days आफ्टर द पीरियड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। अब ये कंडीशन मीनोपॉजल वुमन में कैसे होती है? मीनोपॉजल वुमन में वुमन को एक दिन, कोई सा भी एक दिन उसको चूज करना होता है, और एवरी मंथ उसी दिन उसको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, कब करना है? एवरी मंथ एक डे उसको फिक्स कर लेना है, और फिक्स इंटरवल में, जैसे आज 10 तारीख को किया है इस महीने में, तो नेक्स्ट मंथ में भी 10 तारीख को करना है। ये है मीनोपॉजल वुमन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाइपोमेनोरिया इज। हाइपोमेनोरिया क्या है? ये एक टर्म आई है, ये भी बार बार पूछी जाती है। अपन ने पढ़ा था मिनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, पॉलीमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया, और ये एक और टर्म आ गई हाइपोमेनोरिया। इसमें क्या होता है? ऑप्शंस देखते हैं। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ फीमेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड। रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस हो जाना। ऑप्शन बी, साइक्लिक ब्लीडिंग इन विच साइकिल इज रिड्यूस्ड टू 21 डे और लेस।
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का रिपीटेशन है वो 21 दिन से भी कम हो जाता है। मीन्स उनके एक मेंस्ट्रुअल से दूसरे मेंस्ट्रुअल का जो पीरियड है वो 21 डे से कम हो जाता है। ओके। थर्ड है इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस से इरेगुलर और एसाइक्लिक ब्लीडिंग मीन्स कभी तो 10 दिन में हो जाती है, कभी 15 दिन में और कभी 30 दिन में। तो ऐसा जो एसाइक्लिक ब्लीडिंग होता है यूट्रस से, ओके, और इरेगुलर है। और ऑप्शन डी है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज स्कैंटी एंड लीस्ट फॉर लेस देन 2 days। ओके, इट मीन्स ये कह रहा है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो स्कैंटी है, मीन्स बहुत कम अमाउंट में है और 2 दिन से भी कम ब्लीडिंग होता है, 2 दिन से भी कम डेज तक ब्लीडिंग होता है। मीन्स 1 दिन ही हुआ और वो भी हुआ कैसा, स्कैंटी, मीन्स बहुत ही कम अमाउंट में ब्लीडिंग हो रहा है। तो हाइपोमेनोरिया का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब आपको पता ही है कि हाइपो का मतलब कम। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कैसी होती है इसमें? स्कैंटी और 2 दिन से भी कम। ओके, ये जो मेनोरेजिया पढ़ा था, मेनोरेजिया में क्या होता है? हैवी ब्लीडिंग होती है और 5 days से भी ज़्यादा दिनों तक होती है। इसमें जस्ट उसका ऑपोजिट होता है, इसमें 2 days से भी कम ब्लीडिंग रहती है और स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, बहुत कम अमाउंट में ब्लीडिंग होती है। ओके।